Today, my dear friends, we are going to discuss something about fundamental rules of pleadings. And our subject is drafting, pleading, and convention. So, specifically, we would like to start the unit first. आज माय डिफेंस हम यूनिट फर्स्ट के कुछ कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हम ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंस के कुछ बेसिक और फंडामेंटल रूल्स को पढ़ेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले वी मस्ट नो द लिटरल मीनिंग ऑफ द सेम. लिटरल मीन शाब्दिक, हमें उसका शाब्दिक मीनिंग जान लेना चाहिए. एंड दूसरा क्वेश्चन ये है माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन इज बिफोर अस विच इज दैट व्हाई द सब्जेक्ट मस्ट बी गॉन थ्रू बाय अस. ये जो सब्जेक्ट है हमारे द्वारा क्यों पढ़ा जाना चाहिए. व्हाई द सब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन अवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में इस सब्जेक्ट को क्यों रखा गया है. एस बी नो माय डियर फ्रेंड्स, हम अच्छी तरह जानते हैं अक्सर अगर हम सिविल जज, एडीपीओ ऑफिसर या अदर लीगल फील्ड्स के इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है. वो क्वेश्चन ये है, व्हाई हैव यू डन ओनली एलएलबी, आपने एलएलबी ही क्यों की. सो मेनी डिग्रीज आर अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सारी डिग्री है मार्केट में, आप उनको कर सकते थे. तो एक्चुअल कंडीशन में इन माय ओपिनियन इसका आंसर ये होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, डिग्री इज द medium, degree is the instrument for the development of human mind in a particular area or direction. कि डिग्री जो है वो एक माध्यम है व्यक्ति के मस्तिष्क को एक पर्टिकुलर दिशा में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में विकसित करने का माध्यम है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव डन लॉ एंड अदर आंसर्स भी हैं, वी विल डिस्कस इन कमिंग क्लासेस. जहां की माय डियर फ्रेंड्स हम लिटरल मीनिंग की बात करते हैं ड्राफ्टिंग. तो ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है. ड्राफ्ट का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स किसी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना, किसी वर्जन को प्रिपेयर करना, तैयार करना. अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द की जिसे हम कहते हैं प्लीड. प्लीड, प्लीडेड, प्लीडेड, पूरा शब्द में आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा प्लीडिंग, और प्लीडिंग से ही प्लीडर बना. हिंदी में अभिवाक कहते हैं, मीन बोलना. अब यहाँ प्लीडिंग का अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स कि किसी ऑफिसर, अथॉरिटी या न्यायालय, कोर्ट के सामने बोलना, और आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट वर्ड है कन्वेंसिंग, दैट इज कन्वेंशन को हिंदी में हस्तांतरण कहते हैं. दूसरे टर्म्स में अगर सिंप्लीफाई करें तो इसे हम ट्रांसफर कह सकते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको लिटरल मीनिंग बताया एंड अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स. हम प्लीडिंग्स के कुछ फंडामेंटल रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लीडिंग क्या है. व्हाट इज द प्लीडिंग, प्लीडिंग का अर्थ क्या है, प्लीडिंग का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता देना चाहूंगा. सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स की वी आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ. हम लॉ के स्टूडेंट हैं. बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, लॉ के स्टूडेंट होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए, ब्रीफली बस 1 से 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में लॉ क्या है और लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम इस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. अगर हम लॉ की बात करें तो सबसे पहले इंडिया का जो सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम उसका आर्टिकल 13(3)(a) पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि कोई भी रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डिनेंस, कस्टम, यूजेस एक्सेट्रा, इनको हम अपने आप में क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं. लॉ सर्टेन रूल्स हैं. लॉ 2 तरह का होता है, एक कोडिफाइड, एक अनकोडिफाइड. कोडिफाइड मीन द लॉ विच हैज बीन मेड बाय द लेजिस्लेचर. आइदर का प्रोनाउंसिएशन एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ईदर होता है, ईदर बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर्स. एक दूसरा लॉ है जो अनकोडिफाइड है. अनकोडिफाइड लॉ है जैसे हिंदू लॉ के सोर्सेस हैं, मुस्लिम लॉ के सोर्सेस हैं, इंटरनेशनल लॉ का कुछ पार्ट है एंड एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स, और भी ऐसे लॉज अवेलेबल हैं. अब माय डियर फ्रेंड्स, लॉ क्या है. लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट, लॉ इज द मीन्स. लॉ एक इंस्ट्रूमेंट है, लॉ एक माध्यम है. लॉ के माध्यम से व्हाट वी वांट टू गेट, लॉ के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स वी वांट टू गेट द जस्टिस. हम जस्टिस पाना चाहते हैं. अगर हम जज हैं तो जस्टिस डिलीवर करना चाहते हैं. अगर हम लॉयर, एडवोकेट हैं तो जस्टिस दिलाना चाहते हैं. अगर हम पार्टी हैं तो हम जस्टिस चाहते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, लॉ एक माध्यम है, एक मीन्स है. लॉ के माध्यम से हम जस्टिस के हाईएस्ट गोल तक पहुंचना चाहते हैं, हम जस्टिस तक पहुंचना चाहते हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट माय डियर फ्रेंड्स कि ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि जब लॉ एक माध्यम है तो लॉ का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है,
लॉ का इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट सिस्टम से होता है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इम्प्लीमेंटेड पूरा टर्म है। इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रोसीजर। इसका प्रोनाउंसिएशन प्रोसीजर नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन प्रोसेस नहीं होता। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिए एंड यू विल फाइंड देयर नॉट प्रोसीजर, प्रोसीजर, प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेस। ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नॉट द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसी तरह आईपीसी को हम पैनल नहीं पढ़ते, इंडियन पीनल कोड। क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी नहीं होता, क्रिमिनोलॉजी पीनोलॉजी। ये आपकी नॉलेज के लिए है माय डियर फ्रेंड्स। अब इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसीजर, इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के माध्यम से ऑल पर्सन्स वांट टू गेट द जस्टिस, हम जस्टिस पाना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल होगा? अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी भी कोर्ट में कोई भी क्लेम करना चाहते हैं तो उस क्लेम के लिए इट्स मैंडेटरी एंड कंपलसरी फॉर अस कि उसे राइटिंग में लिखकर उस जज को बताया जाए, तभी हमें क्लेम करने में आसानी होगी और जज को डिसीजन देने में और एम्बिग्यूटीज को दूर करने में हमें बहुत मदद मिलती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम प्लीडिंग्स की अगर हम बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन अभी मैंने बताया एक प्रक्रिया है। अब जब कोई भी, अभी हम प्लीडिंग्स क्रिमिनल भी पढ़ेंगे, सिविल भी पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट जनरली मैं आपको कुछ फंडामेंटल रूल्स बता रहा हूँ। तो अगर हम सिविल प्लीडिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको प्लीडिंग का मतलब आप इस स्लाइड में देख रहे हैं वो ये है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लीडिंग इज द एक्शन ऑफ मेकिंग एन इमोशनल और अर्नेस्ट अपील टू समवन। अब माय डिफरेंस, अगर हम प्लीडिंग्स की बात करें कि प्लीडिंग्स से रिलेटेड क्या कोई लॉ है, अगर है तो द लॉ वेयर द सेम हैज बीन मेंशन्ड, कहां मेंशन किया गया है? तो सिविल प्लीडिंग्स की अगर हम बात करें तो सिविल प्लीडिंग्स माय डिफरेंस सीपीसी में मेंशन की गई हैं ऑर्डर 6 में। ऑर्डर 6 जो है वो प्लीडिंग्स लिखा है, इसकी हेडिंग है प्लीडिंग्स जनरली, और उसका जो रूल फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है रूल फर्स्ट ऑर्डर 6 शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीपीसी 1908, फुल फॉर्म सीपीसी का द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। उसमें क्लियरली मेंशन है प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग्स में दो चीजें आती हैं, नंबर पहला प्लेंट, नंबर दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट। तो रूल 1 ऑर्डर 6 में यह मेंशन किया गया है कि प्लीडिंग्स क्या है। अब माय डिफरेंड्स, अगर आप स्लाइड का पॉइंट नंबर 2 देखिए, प्लीडिंग्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इन राइटिंग ड्रॉन अप and filed in a court, why each party to a case stating therein what his contention shall be at the trial and giving all such details as his opponent mean adverse party will need to know in order to mean के उद्देश्य के पर्पज से प्रिपेयर हिज केस इन आंसर। मतलब प्लीडिंग्स क्या है? प्लीडिंग पार्टीज के स्टेटमेंट्स है, कथन है जिसमें फैक्ट्स इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं कि फैक्ट क्या है। इसके लिए माय डिफरेंस हमें एविडेंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि सीआरपीसी सीपीसी द टर्म फैक्ट के बारे में साइलेंट है। फैक्ट क्या है? सामान्य तौर पर अगर हम समझें जनरली तो हम अपनी सेंसेस से, हम अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी फील करते हैं, सेंस करते हैं, परसीव करते हैं, वो हर एक चीज माय डिफरेंस क्या है? फैक्ट है। अब जब हम प्लीडिंग्स की बात कर रहे हैं तो जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स में फैक्ट्स होते हैं, और वो भी जब हम प्लीडिंग्स की बात करेंगे तो प्लीडिंग्स में एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट फैक्ट्स नॉट लॉ। अभिवचन मतलब प्लीडिंग की हिंदी अभिवचन है। अभिवचन तथ्यों का होना चाहिए, ना कि विधि का, ना कि लॉ का। हिंदी में क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि अगर आप सिविल जज बनना चाहते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, तो 3 स्टेजेस होती हैं प्री मैन इंटरव्यू। तो जो मैन एग्जाम होता है उसमें आपने एलएलबी हिंदी मीडियम से की हो या इंग्लिश मीडियम से की हो, इट इज इररिस्पेक्टिव, इररिलेटिव। ये रिलेटिव ही नहीं है माय डिफरेंस, ये इररिस्पेक्टिव है कि आपने एलएलबी हिंदी मीडियम से की या इंग्लिश मीडियम से की, आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी करना ही पड़ेगा, तभी आप जज बनेंगे। अगर आप ये 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपके जज बनने के चांसेस 40 to 50% बिल्कुल कम हो जाते हैं इन माय ओपिनियन। इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चल रहा हूं। अगर आपको परेशानी है तो आप हमें इसमें अपना फीडबैक देंगे, देन वी विल प्रोवाइड नेक्स्ट क्लास इन एब्सोल्युटली इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो प्लीडिंग्स हैं
उन प्लीडिंग्स में फंडामेंटल रूल नंबर 1 ये है कि एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट फैक्ट्स नॉट लॉ, कि तथ्यों का विवचन होना चाहिए ना कि विधि का। और अब बात करते हैं तथ्यों की। एक शब्द यूज करते हैं लॉ में, मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो जो हमारी प्लीडिंग्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का ही प्लीडिंग अर्थात अभिवचन होना चाहिए। मीन मटेरियल फैक्ट्स मस्ट ओनली बी प्लीडेड, केवल सारवान तथ्यों का ही अभिवचन किया जाना चाहिए, ना कि अननेसेसरी। बट अभी जैसे कि मैंने आपको माय डियर फ्रेंड्स बताया कि केवल तथ्यों का भी वचन किया चाहिए, विधि का नहीं। फैक्ट्स ही प्लीडिंग में इंक्लूड होते हैं, लॉ नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम ध्यान में रखें तो प्लीडिंग्स में लॉ भी इंक्लूड होता है। जिस तरह कि अगर हम जुडिशियल नोटिस की बात करें और कुछ लीगल ऑब्जेक्शंस एज रेस जुडिकाटा हो गया, जो कि सेक्शन 11 सीपीसी में मेंशन किया गया है। लिमिटेशन की बात हो गई तो लिमिटेशन के लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 बना है। और सिविल प्लीडिंग्स में, सिविल मैटर्स में ये देखा जाता है कि कोर्ट को उसमें जुरिस्डिक्शन है या नहीं, तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी बहुत मैटर करती है। और कुछ केसेस में प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, जो कि एविडेंस है। प्रिजम्पशंस का मतलब होता है मानकर चलना, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और प्लस जब माय डियर फ्रेंड्स हम प्लीडिंग्स की बात करते हैं तो प्लीडिंग्स में अगला जो इसका रूल है, फैक्ट्स नॉट एविडेंस, मीन तथ्यों का ना कि साक्ष्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। मीन प्लीडिंग्स में फैक्ट्स को मेंशन कीजिए ना कि एविडेंसेस को, क्योंकि एविडेंसेस के लिए आगे प्रोसीजर मेंशन की गई है सीपीसी में फॉर सिविल और क्रिमिनल, मीन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 मीन सीआरपीसी एंड रीड विद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब माय डियर फ्रेंड्स हमने अभी आपको प्लीडिंग्स के बारे में बताया। अब प्लीडिंग्स में इसी तरह रूल 2 ऑर्डर 6 में मेंशन किया गया है, प्लीडिंग्स टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस, कि अभिवचन में तात्विक मीन इंपॉर्टेंट तथ्यों का अभिवचन किया जाना चाहिए, एविडेंसेस का नहीं। अब बात यह है कि प्लीडिंग्स का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट को हम लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्ट कह सकते हैं। क्या प्लीडिंग का कोई ड्राफ्ट है? तो इसका आंसर है यस। जब माय डियर फ्रेंड्स आप सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है सेक्शन वाला, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 158 सेक्शंस दिए गए हैं, जिसे हम सीपीसी की फंडामेंटल बॉडी भी कहते हैं। नंबर दूसरा, फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची जो है, उस प्रथम अनुसूची में 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं। उन 51 ऑर्डर्स के बाद देखेंगे सीपीसी में कुछ अपेंडिक्स दिए गए हैं, ए बी सी डी करके। तो अपेंडिक्स ए जो है, मीन आप जब सीपीसी पढ़ेंगे 51 ऑर्डर्स के बाद में, तो वहां पर एक अपेंडिक्स ए है, उसमें अभिवचन मीन प्लीडिंग्स का एक ड्राफ्ट दिया गया है, जो आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लीडिंग्स होती हैं वो पार्टीज के वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें फैक्ट इंक्लूड्स होते हैं। और फैक्ट किससे रिलेटेड होना चाहिए? फैक्ट मस्ट बी रिलेटेड टू द कॉज ऑफ एक्शन इन सिविल। कॉज ऑफ एक्शन में, क्योंकि सिविल में जब भी कोई सूट फाइल किया जाता है, केस फाइल करने को सिविल केस को हम सिविल में सूट कह सकते हैं, स्यूड कहते हैं, सूट फाइल करने वाले को प्लेंटिफ कहते हैं, और जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया जाता है उसे हम डिफेंडेंट कहते हैं। जो केस जीत जाता है तो प्लेंटिफ का नाम जो है वो डिक्री होल्डर हो जाता है, और जब पार्टी जो डिफेंडेंट है जब वो केस हार जाती है, डिसमिसल हो जाता है, तो उसका नाम जजमेंट डेटर हो जाता है। उसे डेप्टर नहीं पढ़ते, डेप्ट का प्रोनाउंसिएशन डैट होता है, तो जजमेंट डेटर उसे हम कह देते हैं, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास होती है। सो माय डियर फ्रेंड, जो सूट है, सूट की फाउंडेशन क्या होती है? जो सूट की फाउंडेशन होती है वो होती है कॉज ऑफ एक्शन। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन मीन्स वन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ क्वारल, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इट मीन्स कि जो लड़ाई झगड़े की जो मूल जड़ है उसे ही हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। मीन जो सिविल है, सिविल की जो शुरुआत है माय डियर फ्रेंड्स, वो कहां से होती है? कॉज ऑफ एक्शन से होती है। अब जो डिफेंडेंट है और प्लेंटिफ है, जो कोर्ट में सूट फाइल करेगा वो प्लेंटिफ है, जिसके अगेंस्ट में करेगा वो डिफेंडेंट है। उनके बीच में जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है, उसी डिस्प्यूटेड फैक्ट को, जिस पर लड़ाई है, वो ही अपने आप में कॉज ऑफ एक्शन है। तो जो प्लीडिंग्स हैं, प्लीडिंग्स का अर्थ रूल 1 ऑर्डर 6 में मैंने आपको बताया कि प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में फैक्ट्स होंगे, लेकिन वो फैक्ट्स होंगे जो कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड होंगे। अब बात करते हैं, अगर हम लीगल लैंग्वेज में एविडेंस के व्यू से समझे तो
क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस एंड सीपीसी प्लस एविडेंस, एविडेंस क्रिमिनल सिविल दोनों में काम आता है, हम दोनों में उसकी स्टडी करते हैं। तो एविडेंस में दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो ब्रीफली बता देता हूं, आने वाली क्लासेस में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको फैक्ट बताया था कि जो कुछ भी हमारी सेंसेस इंद्रियां परसीव्ड करती हैं वो फैक्ट है। नंबर दूसरी बात ये है माय डियर फ्रेंड्स की फैक्ट के अलावा एक रेलेवेंट फैक्ट होता है, हिंदी में सुसंगत तथ्य कहते हैं। रेलेवेंट फैक्ट क्या है? जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब एक बात दूसरे बात से कनेक्टेड है तो उस कनेक्टेड फैक्ट को हम रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। अब एक और आता है फैक्ट इन इशू, जो आपने एविडेंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ब्रीफली समझ लीजिए। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू को हम विवादक तथ्य कहते हैं इन हिंदी में। विवादक तथ्य क्या होता है कि जो पार्टीज के राइट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? फैक्ट इन इशू होते हैं। फैक्ट इन इशू की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स ब्रीफली, कि जो सूट फाइल होता है, जो सिविल केस होता है, उसमें जो मेन डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में, उन्हीं मेन डिस्प्यूट्स को एक्चुअली में हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। और फैक्ट इन इशू को कॉज ऑफ एक्शन को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए जो हम एविडेंसेस पेश करते हैं, तो एविडेंसेस केवल रेलेवेंट फैक्ट के ही दिए जा सकते हैं। इसीलिए अगर कोई फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट नहीं है तो उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता। अगर कोई रेलेवेंट फैक्ट भी है तो ऐसा कहा जाता, ऐसा हमारे लॉ का प्रिंसिपल है कि ऑल रेलेवेंट फैक्ट आर नॉट एडमिसिबल। एडमिसिबल मीन एक्सेप्टेबल, कि जो रेलेवेंट फैक्ट हैं वो ऑल रेलेवेंट फैक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, वो फैक्ट इन इशू से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। अब माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ब्रीफली ये बताया प्लीडिंग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो प्लीडिंग्स हैं, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स अ प्लीडिंग इज अ सबमिशन बाय पार्टी व्हेरेइन दे नैरेट फैक्ट्स एंड द रिलीफ फॉर देयर कॉज। कॉज का मतलब कारण होता है, यहाँ पर बाध हेतु कहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। नैरेट मतलब कहना, और फैक्ट मतलब तथ्य, रिलीफ मतलब अनुतोष, जो क्लेम आप मांगते हैं। तो क्लेम जो है वो सब एक साथ किए जाने चाहिए, आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। अगर किसी क्लेम को कोई पार्टी रेलिंक्विश कर देती है कोर्ट की परमिशन से, तो बाद में उसे क्लेम किया जा सकता है। अगर विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, अगर बिना कोर्ट की परमिशन से करते हैं, तो उसे फ्यूचर में वंस रेलिंक्विश्ड क्लेम, सिविल में अगर एक बार आपने किसी क्लेम को रेलिंक्विश कर दिया प्लेंटिफ ने, पार्टी ने, तो उसे दोबारा से फ्यूचर में एट एनी स्टेज दोबारा से क्लेम नहीं किया जा सकता। अब आगे हम व्हेन वी डिस्कस समथिंग अबाउट प्लीडिंग्स, अभी मैंने आपको लिटरल मीनिंग बताया, ये बताया प्लीडिंग्स कहाँ मेंशन की गई हैं, बेसिकली प्लीडिंग्स होती क्या हैं, और प्लीडिंग्स जो हैं वो फैक्ट्स की होना चाहिए, ना कि लॉ की। लेकिन लॉ के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे रेस जुडिकाटा है, सब जुडाइस है, एंड लिमिटेशन के क्वेश्चंस हैं, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, ये एक्सेप्शंस हैं, इनको प्लेंट में मेंशन किया जा सकता है, और रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट भी इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। और जो प्लीडिंग्स होती हैं उसमें केवल मटेरियल मीन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का ही प्लीडिंग की जानी चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है तो उसकी प्लीडिंग नहीं की जानी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि एविडेंसेस की प्लीडिंग, एविडेंसेस प्लीडिंग में मेंशन नहीं किए जाने चाहिए, सिर्फ आप फैक्ट, वो भी मटेरियल मीन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ही उसमें मेंशन कीजिए प्लीडिंग्स में। प्लीडिंग्स में दो चीज़ें शामिल हैं, मैं फाइंडिंग्स बता रहा हूँ आपको। रूल 1 ऑर्डर 6 शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीपीसी 1908 में प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, दो चीज़ें ही शामिल होती हैं। क्वेश्चन कई बार जुडिशरी में भी आया, एलएलबी में भी आता है कि प्लीडिंग्स क्या है। प्लीडिंग्स में प्लेंट और डब्ल्यूएस दो ही चीज़ें आती हैं। अब प्लीडिंग्स में आगे हम कल डिटेल में और डिस्कस करेंगे। माय डिफेंस की प्लीडिंग को पार्टीज़ के द्वारा साइन किया जाता है रूल 14 ऑर्डर 6 से, एंड प्लस उनका जो वेरिफिकेशन है वो भी पार्टीज़ अपने पर्सनल नॉलेज एंड बिलीफ से करते हैं। और इन कुछ कंडीशंस में सिग्नेचर के साथ डेट भी डाली जाती है, तो उनके जो ऑथराइज्ड एजेंट और एडवोकेट लॉयर्स होते हैं वो भी उनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स का, पूरी प्लीडिंग्स का नहीं। अब हम बात करते हैं माय डिफेंस की, अगर प्लीडिंग्स में कुछ फ्राइवोलस, वैक्सीशियस, एम्बैरस, डिले ट्रायल को
अफेक्टेड करने वाली चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं तो उनको काटने की प्रोविज़न है रूल 16 ऑर्डर 6 में, और प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट भी किया जा सकता है रूल 17 ऑर्डर 6 में। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूल 1 ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स मेंशन की गई, जिसका मतलब प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट होता है। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि मैंने आपको बताया अभी कि प्लीडिंग्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, एज आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं प्लेंट की। प्लेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा और रेफर करना चाहूँगा सेक्शन 26 सीपीसी एंड रीड विद ऑर्डर 7। सेक्शन 26 सीपीसी क्या कहता है? सेक्शन 26 सीपीसी जो है वो देखिए आप, यहाँ पर हमने मेंशन किया है। सेक्शन 26 सीपीसी ये कहता है कि जब भी कोई सिविल में सूट फाइल किया जाएगा तो वो जो सूट है वो प्लेंट के माध्यम से ही किया जाएगा। और करके लिखा हुआ है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed। मीन जब भी कोई सिविल सूट फाइल होता है माय डियर फ्रेंड तो सेक्शन 26 सीपीसी बताता है कि प्लेंट फाइल करके ही होता है। और जो प्लेंट होता है वो माय डियर फ्रेंड्स 2 कॉपीज में फाइल होता है, 2 डुप्लीकेट कॉपीज में, डुप्लीकेट कहें या 2 कॉपीज, डुप्लीकेट कॉपीज में फाइल होता है या 2 कॉपीज में प्लेंट फाइल किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्लेंट के लिए सीपीसी में ऑर्डर 7 मेंशन किया गया है। ऑर्डर 7 जो सीपीसी है वो क्या कहता है? वो प्लेंट के बारे में बताता है कि प्लेंट में क्या क्या कंटेंट्स होंगे। ये रूल 1 ऑर्डर 7 बताता है। और प्लस कि अगर मान लो हम कोई भी कॉज ऑफ एक्शन क्लेम कोर्ट में करने जा रहे हैं और अगर वो टाइम बार्ड हो जाता है, लिमिटेशन बार्ड हो जाता है, तो उसका क्लॉज भी हम मेंशन कर सकते हैं एज पर रूल 6 ऑर्डर 7 के अनुसार। और माय डियर फ्रेंड्स, अब प्लेंट में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है मैनी टाइम्स। कोई भी स्टेट जुडिशरी ऐसी नहीं होगी जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। रूल 10 रूल 11 ऑफ ऑर्डर 7 शेड्यूल 1 ऑफ सीपीसी 1908 से रिलेटेड है कि प्लेंट को कब रिटर्न कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, और प्लेंट जो होता है प्लेंट का रिजेक्शन कब कर दिया जाता है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जब आपसे लाइव इंटरेक्शन होगा वेबिनार में तब भी हम इसे आपको और मोर डिस्क्राइब करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ब्रीफली बात करते हैं प्लेंट के बारे में। जो प्लेंट है, प्लेंट में क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम प्लेंट की बात करें तो प्लेंट का जो ड्राफ्ट है, जो फॉर्मेट है, अभी मैं आपको प्लेंट लिखना सिखाऊंगा, डब्ल्यूएस को ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा, बेल एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, रिट पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, एफिडेविट कैसे ड्राफ्ट करते हैं। मैं आपको पहले कुछ थ्योरी का प्रोनाउंसिएशन थियरी होता है, तो कुछ थियरीज और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हैं वो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, और देयर आफ्टर मैं आपको उनके ड्राफ्ट्स भी प्रैक्टिकली लिखना सिखाऊंगा जो कि एज पर सीपीसी एंड सीआरपीसी हमारे प्रोसीजरल लॉ में मेंशन किए गए हैं। सो डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज़ ऑन द पेपर लिखना सिखाऊंगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्लेंट की। प्लेंट रूल 1 ऑर्डर 7 में ये मेंशन किया गया है कि जब हम प्लेंट का जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट का मतलब जिसे आप फॉर्मेट कहते हैं, तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम कोर्ट का नाम लिखते हैं जिस कोर्ट में हम उस प्लेंट को फाइल करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया है, यहाँ पर ए द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट, और उसके बाद जो पार्टीज हैं माय डियर फ्रेंड्स, उन पार्टीज के जैसे कि डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ है, उनकी एज क्या है और उनका निवास स्थान रेजिडेंस कहाँ है, उनका ऑक्यूपेशन भी मेंशन करते हैं, क्योंकि अगर 18 साल से कम है तो फिर गार्जियन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एज मेंशन करते हैं। एड्रेस इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा रिलेटेड टू आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हिंदी में प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मीन्स द बेसिक और फंडामेंटल रूल्स ऑफ ऑल द प्रोसीजर। जितने भी प्रोसीजर है हमारे यहाँ, मेनली 3 तरह से प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं, सिविल प्रोसीजर रन बाय सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर रन बाय सीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाने की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स को दी गई है। तो वो रूल्स जो हैं
वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस में सीपीसी और सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द इंटेग्रल पार्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ केशवानंद भारती द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट विद द सेम मे बी अमेंडेड। उसको अमेंड किया जा सकता है बट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाम इसलिए कि समन क्या है, जो सम्मन पढ़ते हैं SUMMON, सम्मन is a compliance of the principle of natural justice। सम्मन is a piece of paper, एक piece of paper होता है जिसमें कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट के डायरेक्शंस होते हैं किसी काम को करने या ना करने के लिए या पार्टी के प्रेजेंस के लिए। और जो सम्मन है अगर आप उसकी कंप्लाइंस नहीं करते तो आईपीसी में एक ऑफेंस भी है, और उसके साथ साथ इट शैल कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑफेंस भी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, गठित करेगा। तो नाम के साथ साथ एज और प्लस एड्रेस। क्यों? क्योंकि जो सम्मन कोर्ट भेजेगा वो पर्टिकुलर व्यक्ति पर सम्मन की सर्विस हो जाए, सम्मन उस तक पहुंच जाए, इसलिए एड्रेस भी मेंशन करते हैं। उसके बाद माय डिफेंस, अगर माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है तो उसका गार्जियन कौन है, उसके बिहाफ पर कौन पार्टी बनाया गया है और कौन उसके इंटरेस्ट की लिटिगेशन करेगा, वो भी मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, एक्चुअली में सूट में क्लेम क्या किया जा रहा है, क्या रिलीफ सॉट किया जा रहा है, क्या डिस्प्यूटेड फैक्ट है जिसके लिए आप कोर्ट आए हो, उसे कॉज ऑफ एक्शन कहेंगे। और वो कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, कब रेज किया गया, और प्लस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं, और जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है वो भी मेंशन किया जाता है। अगर प्लेंटिफ कोई क्लेम को रेलिंक्विश कर देता है कोर्ट की परमिशन से विद द लीव, लीव का एक छुट्टी मतलब होता है, एक परमिशन होता है, तो यहाँ परमिशन की बात कर रहे हैं, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से, और विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट अगर कोई क्लेम रेलिंक्विश किया गया है तो वो भी प्लेंट में मेंशन किया जाता है। और सूट वैल्यूएशन मतलब कोर्ट फीस से रिलेटेड मैटर भी कभी कभी समटाइम्स मेंशन कर दिए जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फीस, कोर्ट फीस पर्पजेस से तो ये कुछ प्लेंट के कंटेंट्स मैंने आपको बताए, लेकिन अब इसे हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और प्लस मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ड्राफ्ट द प्लेंट, प्लेंट को हम कैसे ड्राफ्ट करें। प्लेंट का जो ड्राफ्ट है वो हमारे जो अपेंडिक्स हैं सीपीसी में, जब 51 ऑर्डर्स के लास्ट में अपेंडिक्स है ABCD करके, वहां पर ये ड्राफ्ट दिया गया है। अब नेक्स्ट आइए माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ये बताया कि प्लेंट क्या है, प्लेंट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं जो कि रूल 1 ऑर्डर 7 में मेंशन किए गए हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे, जैसा कि सेक्शन 26 में आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई सिविल सूट फाइल होता है तो वो प्लेंट के माध्यम से ही होता है। प्लेंट में हेडिंग होती है, बॉडी ऑफ प्लेंट होता है, रिलीफ होता है, एक्सट्रैक्चर, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ केस लॉज हैं, ये केस लॉज जो हैं माय डियर फ्रेंड्स वो प्लेंट के रिजेक्शन से रिलेटेड हैं और प्लेंट से रिलेटेड हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि प्लेंट को रिटर्न कब कर दिया जाता है और प्लेंट को रिजेक्ट कब कर दिया जाता है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम LLB कर रहे हैं तो या तो हम वकील बनेंगे या लॉ में प्रोफेसर, टीचर बनेंगे या जज बनेंगे, तो उसके लिए हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक हम रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात करते हैं, इससे रिलेटेड जो रूल है वो रूल 10 ऑर्डर 7 में मेंशन किया गया है। ये बहुत ज़रूरी है आपकी ड्राफ्टिंग के लिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि हाउ टू ड्राफ्ट द प्लेंट, प्लेंट को हम कैसे ड्राफ्ट करें, कैसे लिखें, कैसे तैयार करें। अब कॉपी पेस्ट कर देना किसी किताब से, किसी किताब ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, इंटरनेट पर सो मैनी ड्राफ्ट्स आर अवेलेबल, बट उसे समझ कर, स्टडी कर कर, माइंड को डेवलप कर कर, रटना नहीं है, समझना है, तो फिर हम बहुत बेटर कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो हम बात कर रहे थे रिटर्न ऑफ प्लेंट की, कि प्लेंट को कब लौटा दिया जाएगा। अगर माय डियर फ्रेंड्स प्लेंट ऐसे सिविल कोर्ट में, ऐसे कोर्ट में पेश किया जाता है जिस कोर्ट को उस प्लेंट को एंटरटेन का मतलब सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, दैट इज अधिकारता नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, अधिकार क्षेत्र नहीं है, देन जो कोर्ट जिसमें ये प्लेंट इंस्टीट्यूट किया गया है, फाइल किया गया है, द कोर्ट शैल रिटर्न द प्लेंट।
ये क्वेश्चन कई बार जुडिशरी में पूछा गया है कि अगर प्लेंट ऐसे कोर्ट में प्रोड्यूस का मतलब पेश किया जाता है, इंस्टीट्यूट का मतलब फाइल किया जाता है जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन में होता है प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, दूसरे में होगा प्लेंट शैल बी डिसमिस्ड, और दो ऑप्शंस और होंगे। तो हमें डिसमिस में निशान नहीं लगाना है। प्लेंट अगर माय डियर फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि अगर एक ऑप्शन होगा रिटर्न, एक होगा थर्ड ऑप्शन रिटर्न और एक होगा विड्रॉल। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स प्लेंट ऐसे कोर्ट में पेश किया जाता है जिसे जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो जो प्लेंट है उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। आप रिटर्न में निशान लगाएंगे, ना कि विड्रॉल में, कि अगर किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है और जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है अगर उसमें प्लेंट को प्रोड्यूस किया जाता है तो प्लेंट को क्या कर दिया जाएगा, प्लेंट शैल बी रिटर्न्ड एज पर रूल 10 ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी। अब माय डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि प्लेंट जो है कब रिजेक्ट होता है, जो केस लॉज आप देख रहे हैं, दीज केस लॉज आर बेसिकली रिलेटेड टू रिजेक्शन एंड रिलेटेड टू प्लेंट से रिलेटेड। तो इसके संबंध में हमें रूल 11 ऑर्डर 7 देखना पड़ेगा, जिसकी हेडिंग जब आप पढ़ोगे तो क्लियरली मेंशन्ड है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो प्लेंट को कब रिजेक्ट कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने इनिशियल स्टेज में क्लास की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि जो प्लेंट है वो 2 कॉपीज में फाइल किया जाता है। नंबर पहली बात, अगर प्लेंट 2 कॉपीज में फाइल नहीं किया जाता देन प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। एक ऑप्शन में होता है डिसमिस्ड, तो डिसमिस्ड में कभी निशान नहीं लगता, किसमें लगता है, रिजेक्टेड में। प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। अगर प्लेंट जो फाइल किया गया है, मैंने आपको बताया था रूल 1 ऑर्डर 7 के अनुसार प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन क्लियर मेंशन्ड होना चाहिए। अगर कॉज ऑफ एक्शन अपरेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, प्लेंट में कहीं भी कॉज ऑफ एक्शन का डिस्क्लोजर नहीं होता, मीन ये कहें कि वेयर द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन देन प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। अगर जो क्लेम किया गया है उस क्लेम का जो वैल्यूएशन है अगर वो कम किया गया है तब भी प्लेंट क्या कर दिया जाएगा, प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर माय डियर फ्रेंड्स जो प्लेंट है अगर वो इनसफिशिएंट स्टैम्प पर लिखा जाता है, इनसफिशिएंट स्टैम्प का मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का स्टैम्प की जरूरत है और 50 रुपए के स्टैम्प पर लिख दिया गया और कोर्ट ने टाइम दिया कि आप इस स्टैम्प ड्यूटी को अगर परमिसेबल है तो आप इसे जो इनसफिशिएंट है उसे सफिशिएंट कर दीजिए, अगर पार्टी नहीं करती तो देन प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई जो हम पढ़ेंगे रूल 11 ऑर्डर 7 क्लॉज डी हम पढ़ते हैं, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय लॉ। अगर प्लेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है लेकिन वो लॉ के द्वारा बार्ड है, और फर्स्ट कंटेंट में बता चुका हूं कि अगर प्लेंट 2 कॉपीज में फाइल नहीं किया जाता, लास्ट जो क्लॉज है वो है एफ, क्लॉज एफ रूल 11 ऑर्डर 7। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब प्लेंटिफ ऑर्डर 7 रूल 9 की कंप्लाइंस करने में सक्सेस नहीं होता बल्कि फेल हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रूल 9 ऑर्डर 7 क्या है। रूल 9 ऑर्डर 7 ये है कि जब कोई भी प्लेंट 2 कॉपीज में कोर्ट में फाइल किया जाता है, जब कोर्ट उस प्लेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है, तो समन इशुएंस के लिए, सम्मन को इशू करने के लिए जितने डिफेंडेंट उस प्लेंट में मेंशन किए गए हैं उतने ही प्लेंट की कॉपी प्लेन पेपर पर प्लेंटिफ को कोर्ट में प्रोड्यूस का मतलब पेश करना होती है। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करता हूं, रूल 9 ऑर्डर 7 ये है कि जब कोर्ट में 2 कॉपीज में प्लेंट को फाइल किया जाता है और कोर्ट उस प्लेंट को एडमिट कर लेता है, तो उस प्लेंट में जितने डिफेंडेंट्स मेंशन किए गए हैं उतने ही प्लेंट की कॉपीज सादे पेपर पर, सिंपल पेपर पर कोर्ट में उपलब्ध कराना होती है। अगर प्लेंटिफ ऐसा नहीं करता तो जो प्लेंट है द सेम शैल बी रिजेक्टेड एज पर रूल 11 ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी। क्यों ये कॉपीज कोर्ट में क्यों मांगी जाती हैं, इसलिए क्यों फाइल करना पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि सम्मन के साथ
जो सम्मन है उसके साथ प्लेंट की कॉपी भी डिफेंडेंट को भेजी जाती है। तो सम्मन के साथ प्लेंट की कॉपी भेजा जाना एक ऑप्शन में होता है डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है, तो दैट इज मैंडेटरी, आज्ञापक है। कि सिविल में सम्मन के साथ प्लेंट की कॉपी भेजा जाना आज्ञापक मीन मैंडेटरी है। क्रिमिनल मैटर्स में सीआरपीसी के अनुसार सम्मन के साथ ना एफआईआर की कॉपी जाती है ना चार्जशीट की कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाता। लेकिन अगर क्रिमिनल मैटर्स में कंप्लेंट फाइल हुई है, एफआईआर अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में मेंशन्ड है, और अगर कंप्लेंट है तो कंप्लेंट सेक्शन 200 में मेंशन की गई है। अगर माय डिफेंस कंप्लेंट फाइल की जाती है तो कंप्लेंट में जब सम्मन इश्यू होता है कंप्लेंट के केस में, तो उस सम्मन के साथ कंप्लेंट की कॉपी भेजा जाना मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 200 से 204 तक पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इन कंडीशंस में जो प्लेंट है द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। अब अगला क्वेश्चन ये आता है माय डियर फ्रेंड्स कि जब प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिसमिस नहीं, प्लेंट डिसमिस नहीं होता कभी, प्लेंट क्या होता है, रिजेक्ट। एक ऑप्शन में रिजेक्ट होता है, एक में डिसमिसल होता है। तो आप क्या चूज करेंगे, क्या ऑप्ट, ऑप्टेड, ऑप्टेड, पूरा शब्द ऑप्शन, रिजेक्शन। अब बात आती है कि अगर कोर्ट ने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया तो क्या प्लेंटिफ फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, क्या उसे ये अधिकार है, प्लेंट हैज राइट टू फाइल द फ्रेश सूट आफ्टर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो आंसर क्या है, यस। एज पर रूल 13 ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी, इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर प्लेंटिफ का प्लेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है तो जो प्लेंटिफ है वो दोबारा से सूट फाइल कर सकता है और सूट प्लेंट को प्रेजेंट कर सकता है इन द कोर्ट। सो माय डिफेंस, अभी हमने ये बताया आपको। अभी आप देखेंगे ये जो है आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में दैट इज द प्लेंट। ये प्लेंट का एक ड्राफ्ट है और आगे मैं आपको इसे लिखना सिखाऊंगा कि इसे लिखना कैसे। अभी ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपकी जानकारी के लिए, डिटेल में हम इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी एक ड्राफ्ट है, आप इसे देखिएगा। और क्योंकि जब भी प्लेंट फाइल होता है तो प्लेंट के साथ एफिडेविट फाइल किया जाना भी मैंडेटरी है, और उसमें डिक्लेरेशंस होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो इसमें मेंशन किए गए हैं कि प्लेंट मीन जो सिविल सूट है वो सिविल सूट प्लेंट के माध्यम से फाइल होता है बाय मींस ऑफ प्लेंट या बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। और जो प्लेंट है, प्लेंट में जो कुछ मेंशन किया गया उसके सपोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया जाता है। एफिडेविट क्या है, एफिडेविट की एविडेंटरी वैल्यू क्या है, एफिडेविट अगर फॉल्स दिया है तो कितनी सजा होती है और किस लॉ से होती है, एफिडेविट के कंटेंट्स क्या होते हैं, एफिडेविट रटना नहीं है, एफिडेविट हमने दे दिया तो क्या कोई सजा होती है, या आईपीसी का कोई सेक्शन लगता है, या सीआरपीसी में कोई प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अगला जो यूनिट फर्स्ट का कंटेंट है वो एफिडेविट भी है, तो एफिडेविट मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। ये ड्राफ्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट वी हैव इंटरेक्टेड before you all at the very first time and relating to the pleadings and our subject is drafting, pleading, conveyancing। तो आज हमने सिर्फ बेसिकली कुछ फंडामेंटल रूल्स के बारे में डिस्कस किया कि बेसिक्स और फंडामेंटल्स की ड्राफ्टिंग क्या होती है, प्लीडिंग क्या होती है, कन्वेंसिंग क्या होती है, और प्लस कुछ ब्रीफ एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए कि क्या होती हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसे और डिस्कस करेंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। Thank you so much, my dear friends. रिकॉर्डिंग का पॉज का है, खत्म नहीं होता। एक मिनट, ये करो, ये बंद करो।